आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको कम्प्लीटली समझना चाहिए कि कोड है क्या, बोलता क्या है, कैसे एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम समझेंगे कि इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का इम्पोर्टेंस क्या है, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। प्रोसीजरल लॉ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सीपीसी जो है कब जो है ये एनफोर्समेंट में आया, इसका एक्सटेंट क्या है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, लॉ मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक तो सब्सटैंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ डिटरमाइन करता है राइट्स लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब ये है कि सब्सटैंटिव लॉ बताता है कि किसी भी सिचुएशन में किसका क्या राइट या क्या ड्यूटी है, मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी ने चोरी की तो बीएनएस कहता है कि जो थेफ्ट है, चोरी है, वो क्या है, क्राइम है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी ये भी हमें बीएनएस में मिलता है। तो ये जवाब देता है व्हाट का, मतलब व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ लायबल। जैसे कि मर्डर है, सेक्शन 101 बीएनएस में ये एक्सप्लेन्ड है, मर्डर की डेफिनेशन दी गई है। तो बताता है कि मर्डर होता क्या है, किस एक्ट को हम मर्डर कहेंगे और किस इंटेंशन से किया गया एक्ट पनिशेबल होगा या कुछ एक्ट जो है वो कम पनिशेबल होंगे और मर्डर की क्या पनिशमेंट होगी। तो वो क्या है, वो सब्सटैंटिव लॉ है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें बताया जाता है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टीज़ के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी होती हैं। जैसे कि अगर ए और बी हैं, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कहा कि मेरे को आपसे कुछ माल लेना है और इसने इसको 10,000 रुपये पे कर दिए। अब बी ने ए को माल डिलीवर ही नहीं किया, तो अब ए के पास क्या लीगल रेमेडीज़ होंगी, क्या इसके अधिकार होंगे, वो सब्सटैंटिव लॉ के थ्रू पता चलेंगे। और उसे कोर्ट में एप्लीकेबल कैसे करना है वो आएगा पता प्रोसीजरल लॉ के द्वारा। देन अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें कि कोई व्यक्ति है हिंदू या कोई फीमेल है, कोई मेल है, कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लीजिए कोई हिंदू मेल है, उसकी डेथ हो जाए और उसने कोई अपनी वसीयत ना बनाई हो, विल नहीं बनाई हो, तब उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके माँ को, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को किस तरीके से मिलेगी और किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो हमें उस कानून के द्वारा पता चलेगा। तो सब्सटैंटिव लॉ है। तो लॉ ऑफ टोर्ट्स, आईपीसी, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास सब्सटैंटिव लॉ हैं। नाउ द प्रोसीजरल एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ को ही हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। Laws do not create or define rights and liabilities themselves, but provide the framework and process by which those rights and liabilities are enforced or adjudicated in courts. इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन करता है कि केस किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा, एविडेंस कैसे कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे, मतलब कि प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, जस्टिस मिलता कैसे है। ये हमें जवाब देता है हाउ का, कि कैसे कोई चीज़ होती है। दैट्स हाउ इज लॉ इज अप्लाइड, मतलब कि ये बताता है कि न्याय, जस्टिस का सफ़र हम लोग कैसे तय करेंगे। तो ये चीज़ हमें प्रोसीजरल लॉ के थ्रू पता चलती है। अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की, तब उसके अगेंस्ट पुलिस में एफआईआर कैसे रजिस्टर करेंगे, वो चीज़ हमें प्रोसीजरल लॉ बताएगा। किस ज्यूरिडिक्शन में जाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में एविडेंस कैसे होंगे, विटनेस कैसे बुलाए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, फाइनल जजमेंट कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, प्रोसीजरल लॉ बताता है। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे तो उस चीज़ के लिए क्या प्रोसेस होगा वो भी हमें कौन बताएगा, प्रोसीजरल लॉ बताएगा। कि अपील करनी कैसे है और उसका टाइम लिमिट कैसे है, फॉर्मेट क्या होंगे, ये सब हमें प्रोसीजरल लॉ के थ्रू पता चलता है। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो हमें बताता है सही क्या है, गलत क्या है और किसकी क्या लाइबिलिटी है, मतलब कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हु इज़ लाइबल मीन्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। वहीं जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमें बताता है हाउ का जवाब, कि हाउ द लॉ इज़ अप्लाइड, कैसे आपको जस्टिस मिलेगा, कोर्ट में आप जाओगे तो कैसे एविडेंस होंगे,
कैसे आप केस को फाइल करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें प्रोसीजरल लॉ के थ्रू पता चलती हैं। देन प्रोसीजरल लॉ एंड इट्स रोल। देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोसीजरल लॉ होता क्या है, इसका रोल क्या है। देखिए प्रोसीजरल लॉ टेल्स अस हाउ टू इन्फोर्स द राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय सब्सटैंटिव लॉ। देखिए हमें सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, कुछ राइट दे देता है, कुछ ड्यूटीज़ दे देता है। मान लीजिए हम उन राइट्स का वोलेशन हो जाए, अगर राइट्स का वोलेशन हो जाए तो उसको हम कैसे एनफोर्स कराएंगे। अगर कोई ड्यूटी है किसी की और वो परफॉर्म नहीं करता तो उस चीज़ के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, कैसे उस चीज़ को एनफोर्स कराएंगे। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम जाते हैं, वो चेक करने से मना कर देता है या फिर अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो सब्सटैंटिव लॉ है जो ये बात बुलवा रहा है हमसे। तो अगर हमारे पास अधिकार है कि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो हम उससे क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। वैसे अगर हमारे पास कोई राइट है, अगर उस राइट का वोलेशन हो जाए तो हमें एक प्रोसीजर के थ्रू उसे एनफोर्स कराना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमें बताता है कि एनफोर्स कैसे कराना है अपने अधिकारों को, कैसी ड्यूटी को, जो कि सब्सटैंटिव लॉ ने बना दिए हैं। Substantive law gives us rights like right to property, but procedural law shows the steps to taken when those rights are violated. मान लीजिए सब्सटैंटिव लॉ ने हमें अधिकार दे दिया जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगल कब्जा कर ले। अगर अब किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, वो हमें प्रोसीजरल लॉ के थ्रू पता चलेगा। If the legal process is slow, कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली, देन इवन द बेस्ट लॉ विल नॉट द हेल्प द पीपल। अगर जो कानून है वो क्या है, स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टली है। प्रोसीजरल लॉ जो है वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, कॉम्प्लिकेटेड समझ ही नहीं आता, कॉस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं सब्सटैंटिव लॉ का, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये लोगों की मदद ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोसीजरल लॉ को कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि वो जस्टिस टू बी इफ़ेक्टिव हो। जैसे कि लोक अदालत इंडिया में है, ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे जस्टिस जो है वो सिंप्लीफाइड है, जो मोड है वो बहुत ही क्विक है और अफोर्डेबल है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोसीजरल लॉ का, जो कि सिंपल, क्विक और अफोर्डेबल है और जो बेस्ट फंक्शन करता है इंडिया के अंदर। प्रोसीजरल लॉ इज लाइक अ टूल और हेल्पर, इट सपोर्ट एंड गिव्स इफेक्ट टू द मेन सब्सटैंटिव लॉ। जो प्रोसीजरल लॉ है ये लाइक अ टूल और हेल्पर, जैसे कि एक डॉक्टर है, उसके पास दवाई है लेकिन वो उसको इंजेक्शन लगाने का नहीं पता, तो दवाई जो बेकार, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अगर राइट है तो राइट तभी काम के हैं जब उन्हें हम एनफोर्स करा सकें और उसका एक प्रॉपर तरीका हो उन्हें एनफोर्स कराने का, उसे ही हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। ये इट सपोर्ट द एंड गिव्स इफेक्ट टू द मेन सब्सटैंटिव लॉ। बिल्कुल सब्सटैंटिव लॉ में जो कानून में बता दिया गया ये सिर्फ उन्हीं को एनफोर्स करते हैं, ना उनसे ज़्यादा ना उनसे कम। ठीक है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब्सटैंटिव लॉ में नहीं दी गई और हमें प्रोसीजरल जो लॉ है वो प्रोवाइड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो टूल है, हेल्पर है किसका, मेन लॉ का, जो कौन है, सब्सटैंटिव लॉ है। तो बोथ टाइप ऑफ लॉ वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, यू कैन नॉट सेपरेट दैम। Procedural law give practical value to our rights by providing a way to enforce them. Magazine ubi just ibi remedium, where there is a right there is a remedy. Procedural law ensures the remedy is available. देखो ubi just ibi remedium, इसका मतलब where there is a right there is a remedy। अगर आपके पास राइट है लेकिन रेमेडी का तरीका नहीं है तो वो राइट सिर्फ कागज़ों में ही रहेगा, कभी मिलेगा नहीं। तो प्रोसीजरल लॉ इंश्योर करता है कि आपको वो रेमेडी मिले। इसीलिए जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटैंटिव लॉ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। नाउ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि ये जो एक्ट है वो कब लागू हुआ। देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है कि किस तारीख को लागू हुआ, 1 जनवरी 1909 को। CPC अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो वो कब आया, 1 फरवरी 1977 को। बिल कब पास किया गया था, ये बिल पास हुआ था 23 अगस्त 1976 में। प्रेसिडेंट के एसेंट मिली 9 सितंबर 1976, जिसमें कि 12, 13 और 50 को नहीं मिली। तो 12 और 50 जो है सेक्शन वो कब एनफोर्समेंट में आए, 1 मई 1977। सेक्शन 13 जो है वो एनफोर्स हुआ 1 जुलाई
1977। देन उसके बाद CPC अमेंडमेंट एक्ट 1999 जो है वो 1 जुलाई 2002 में एनफोर्समेंट में आया। इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 30 दिसंबर 1999। देन CPC अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो 1 जुलाई 2002 में एनफोर्समेंट में आया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 23 मई 2002। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप लर्न करें क्योंकि MCQs आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, मैच द फॉलोइंग कि कौन सा एक्ट कब जो है एनफोर्समेंट में आया, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे प्रियम्बल, किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल होता है, तो CPC में भी है। तो CPC में बताया प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, जो हमें ये बताता है कि उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस लॉज दैट वर स्कैटर्ड और इनकंसिस्टेंट एंड पुट देम इनटू वन सिंगल लॉ, कि जो कानून बिखरे हुए हैं उनको क्या करना है, इकट्ठा करना है और एक जगह पे उन्हें इकट्ठा करना है, दैट इज कंसोलिडेशन। अमेंड का मतलब होता है टू मेक इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ, जो कानून एग्जिस्ट करते हैं अभी के समय में हैं उनमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट करना, बदलाव करना। लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर, इसका मतलब ये है कि ये कानून किसी केस को कैसे चलाना है उसकी प्रक्रिया बताता है, उसका प्रोसीजर बताता है, और कहाँ पर चलाना है, कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर। सिविल जुडिकेटर का मतलब जो कोर्ट सिविल मैटर से डील करते हैं उनसे रिलेटेड ये डील करता है। तो वेयर एज इट इज एक्सपेंडिएट, वेयर जो एज जो है वो एक फॉर्मल वर्ड है जो लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द रीजन और पर्पस बिहाइंड एनेक्टिंग द लॉ, कि कानून को क्यों बनाया जा रहा है। इट इज़ एक्सपेंडिएट, इट इज़ एक्सपेंडिएट का मतलब है कि नेसेसरी है, अप्रोप्रिएट है, लेजिस्लेचर को लगता है, बिलीव करता है लेजिस्लेचर कि इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर। ऑब्जेक्ट क्या है कोड का, टू कंसोलिडेट एंड कोडिफिकेशन, कि जो स्कैटर्ड लॉ है उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, उसके अलावा कोडिफाई करना, मतलब कि एक प्रॉपर वे में एक कानून को बनाना। अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। प्रेमलाल नाहबत वर्सेस चंडी प्रसाद सिकारिया 2007। इसमें हेल्ड किया गया कि नो डाउट इट ऑल्सो डील्स विद सर्टेन सब्सटैंटिव राइट्स बट इट्स इसेंशियल ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, कि ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसीजरल लॉ के अंदर कुछ सब्सटैंटिव राइट भी हों, लेकिन ये फिर भी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसेंशियल जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो यही है टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर। जो सिविल प्रोसीजर की प्रक्रिया में जो कानूनों की हमें मदद चाहिए होती है उन चीज़ों को इकट्ठा करना ही इस कानून का उद्देश्य है। देन नरेंद्र नाथ सरकार वर्सेस कमला बेसिन दासी 1895 टू 1896। इसमें हेल्ड किया गया कि अगर कोई लीगल मैटर है कवर किया गया है इस एक्ट के द्वारा तो उसको इसी एक्ट के द्वारा रिजोल्व करना चाहिए। इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके द्वारा ही इसको क्या करना चाहिए, रिजोल्व करना चाहिए, ना कि जो पुराने जो लॉज थे, प्रैक्टिसेस थी उन पर डिपेंड होना चाहिए। देन महानत सांतानंद वर्सेस महानत वासुदेव आनंद AIR 1930। इसमें हेल्ड किया गया कि इसको बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव से कि उस समय पे जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे और जो बिखरे पड़े थे उन सबको एक जगह पे लेके आना और उस टाइम के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया ताकि जो सर्कमस्टांसेस थे उन पर ये क्या हो सके, एप्लीकेबल हो सके। तो इसीलिए इस कानून को बनाया गया। अब एक चीज़ और कि ये जो हमारा जो CPC है ये रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है। देखिए मोस्टली जो हमारे प्रोसीजर कोड होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन में होते हैं, लेकिन CPC इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि CPC इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। नाउ वी हैव एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा जो कोड है CPC ये एग्जॉस्टिव है या नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण। देखिए जो कोड है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, संपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जिन चीज़ को ये स्पेसिफिकली डील करता है उस चीज़ पर तो ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिकली डील नहीं करता, वहाँ पर ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। क्योंकि जिस समय पे बनाया गया था हो सकता है उस टाइम पे वो आने वाले जो फ्यूचर में जो लिटिगेशन में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन सबको क्या नहीं कर सकते थे, एनालाइज नहीं कर सकते थे, कंटेम्पलेट नहीं कर सकते थे। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको ये कवर नहीं करता,
तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, कोर्ट्स के पास एक इनहेरेंट पावर होती है। तो जो इनहेरेंट पावर है उसको जो हमारा ये जो कोड है वो क्या नहीं करता, लिमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम जस्टिस को अचीव करें। ये कोड जो है ये एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं करता। इसीलिए जब कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर है तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस के बेस पे क्या कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, उस चीज़ को हेल्ड कर सकता है। तो इंटरप्रिटेशन जब कोर्ट करता है तो इसको हाइपर टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग नहीं करनी, मतलब कि एकदम लिटरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं करनी। लिबरल व्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करे इस कानून को। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड द जस्टिस, कि न्याय को प्राप्त करने में ये हेल्प करता है। ये ऑप्रेसिव नहीं है, ये क्रूअल नहीं है। तो इसीलिए अगर वो चीज़ जो है वो टेक्निकल एरर हो हमारे सीपीसी के अंदर, तो वहाँ पर कोर्ट को जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस का जो प्रिंसिपल उसे अप्लाई करना है और जस्टिस को अचीव करना है। देन एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। अब जो ये जो कानून है इसका एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है उस चीज़ को समझना है। तो सेक्शन 1 शो टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 1 सब क्लोज 1 ये बोलता है कि इस कोड का जो नाम है, शो टाइटल हुआ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देन उसके अलावा सेकंड बताता है कि ये एनफोर्स होता है 1 डे ऑफ जनवरी। उसके अलावा ये बताता है पूरे देश के ऊपर ये लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। अब जम्मू कश्मीर पे ये अब एप्लीकेबल नहीं है, ओमिटेड बाय एक्ट 34 और 2019। सेक्शन 1 क्लोज 4 बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर जगह हैं उन पर ये कोड जो है वो एप्लीकेबल है। तो कैसे है, द एप्लीकेशन ऑफ द कोड शैल बी विदाउट प्रीजुडाइज टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सच आइलैंड एजेंसी और सच यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड। इसमें बताया गया है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट प्रीजुडाइज यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो सीपीसी है वो ओवरराइड नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता वहाँ के एग्जिस्टिंग लोकल लॉज को और स्पेशल लॉज को। सीपीसी और वहाँ के जो लोकल लॉज हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे को एग्जिस्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लॉ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देन उसके बाद हमने प्रोसीजरल लॉ के रोल को समझा। देन उसके बाद हमने कमिटमेंट ऑफ द एक्ट मतलब किस तारीख से जो कानून है वो लागू होता है वो समझा। देन उसके बाद प्रियम्बल को समझा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने एक्सटेंड और एप्लीकेबिलिटी को समझा और उसके अलावा हमने इसका एग्जॉस्टिव, इसका नेचर कैसा एग्जॉस्टिव है नहीं है उस चीज़ को समझा। इंटरप्रिटेशन को समझा, रेट्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो हमारा जो सीपीसी है इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। इन चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।